हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। आज हम नवोदय विद्यालय समिति की संगीत विषय की परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व कर लिया है। आज हम इसके आगे पार्ट 3 को भी देखेंगे, उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 30 नवंबर को एनवीएस की परीक्षा ऑर्गेनाइज़ की जाएगी। तो आई थिंक कि आप लोगों ने अपने सिलेबस को कवर कर लिया होगा, आपकी तैयारी अब अंतिम रूप ले चुकी होगी। तो अब आप जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और जनरल पार्ट को भी उतना ही महत्व दीजिए जितना कि आप संगीत विषय को दे रहे हैं। क्योंकि म्यूज़िक के पार्ट को तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो वहाँ एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वो है जनरल पार्ट। तो आई होप कि आप लोग इस जनरल पार्ट को भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बिना भी समय गंवाए अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ और संगीत में आने वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एनवीएस में पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राग पूर्व संध्या राग है? परज, बसंत, चंद्रकौंस या मालगुंजी? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 परज। परज जो है पूर्व संध्या राग है। परज जो है किस थाट का राग है? तो ये पूर्वी थाट का राग है। बसंत भी पूर्वी थाट का राग है। चंद्रकौंस किस थाट का राग है? चंद्रकौंस जो है वो भैरवी थाट का राग है। ये आप लोग याद रखिएगा, इसके थाट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। मालगुंजी किस थाट का राग है? मालगुंजी जो है काफ़ी थाट का राग है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 परज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, वीणा पर शुद्ध और विकृत स्वर सबसे पहले किसने स्थापित किया? श्रीनिवास जी ने, पुंडरीक विट्ठल जी ने, अहोबल जी ने या वेंकटमुखी जी ने? तो वीणा पर शुद्ध और विकृत स्वर को जिन्होंने सबसे पहले स्थापित किया वो हैं पंडित अहोबल। पंडित अहोबल ने जो है सबसे पहले वीणा पर शुद्ध और विकृत स्वर को स्थापित किया। अहोबल जी ने किस ग्रंथ की रचना की हुई है? अहोबल जी ने संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना की हुई है। संगीत पारिजात की रचना की हुई है। श्रीनिवास जी की अगर बात करें तो इन्होंने जो है राग तत्व विबोध की रचना की हुई है। आपने देखा कि श्रीनिवास जी ने राग तत्व विबोध की रचना की हुई है। पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला, सद्राग चंद्रोदय और राग मंजरी ग्रंथ की रचना की हुई है। अहोबल जी ने संगीत पारिजात और वेंकटमुखी ने चतुर्दंडी प्रकाशिका की रचना की हुई है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 अहोबल। अगला प्रश्न है कि इसमें आपको राग को पहचानना है। इसमें दिए गए स्वरूप को आप देखिए और इससे राग को पहचानिए। ग प ध प ग पा गा रे सा, ये कौन सा राग है? किस राग के स्वर हैं ये? ललित के, तोड़ी के, विभास के या जोगिया राग के? किस राग का ये स्वर है? तो ये जो राग है ये राग है विभास। विभास इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये जो स्वर आपको दिखाई पड़ रही स्वरावली ये विभास राग की है। विभास राग जो है वो भैरव थाट का राग है। जोगिया जो है ये भी भैरव थाट का ही राग है। तोड़ी का है, तोड़ी थाट का राग है। और ललित जो है वो पूर्वी थाट का राग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभास। विभास की जो अगर बात करें तो इसका जो वादी संवादी है वो है धा और रे, यानी कि धैवत और ऋषभ इसका वादी संवादी है। इसकी जाति औड़व औड़व होती है और इसका गायन समय प्रातःकाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 विभास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कर्नाटक संगीत में राग ताल आधारित रचना जो विभिन्न जातियों पर आधारित होती है उसे क्या कहते हैं? जाति स्वरम, तान वर्णम, स्वर मालिका या स्वरा जाति? तो कर्नाटक संगीत की रचना जो राग ताल पर आधारित होती है और विभिन्न जातियों पर आधारित होती है उसे कहते हैं स्वरा जाति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 स्वरा जाति।
रागमाला और नृत्य निर्णय के लेखक कौन है? सोमनाथ, लोचन, पुंडरीक विट्ठल या भाव भट्ट? जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि रागमाला और नृत्य निर्णय के जो लेखक हैं वो हैं पुंडरीक विट्ठल जी। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि रागमाला और नृत्य निर्णय के लेखक हैं पुंडरीक विट्ठल जी। सोमनाथ जी ने कौन सा लिखा हुआ है? सोमनाथ जी ने जो ग्रंथ लिखा है वो है राग विबोध। राग विबोध इन्होंने लिखा है। फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिएगा कि सोमनाथ जी ने राग विबोध लिखा है और पंडित श्रीनिवास ने राग तत्व विबोध लिखा है, तो इसका आप बहुत ही ध्यान रखिएगा। लोचन जी ने लिखा है राग तरंगिनी। राग तरंगिनी ग्रंथ की रचना इन्होंने की हुई है। राग तरंगिनी ग्रंथ की रचना की हुई है। और भाव भट्ट ने अनूप विलास ग्रंथ की रचना की हुई है। अनूप विलास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 पुंडरीक विट्ठल। रागमाला और नृत्य निर्णय के लेखक पुंडरीक विट्ठल जी हैं। अगला प्रश्न है, एक राग गाते समय जब किसी दूसरे राग की छाया पड़े तो उसे क्या कहेंगे? आविर्भाव, तिरोभाव, छाया भाव या स्थायी भाव? एक राग गाते समय जब किसी दूसरे राग की छाया पड़े तो उसे हम कहेंगे तिरोभाव। उसे हम तिरोभाव कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिरोभाव। तिरोभाव उसे कहते हैं कि जब आप गीत गाते समय किसी दूसरे ही राग में प्रवेश कर जाएं तो उसमें दूसरे राग की छाया पड़ने लगती है, तो उसे आप तिरोभाव कहेंगे। और जब आप मूल राग में आप जब फिर से वापस गाने लगेंगे तो उसको आप आविर्भाव की संज्ञा देंगे। और छाया भाव वो होता है कि जिसमें जब जो राग होता है उसमें किसी अन्य रागों की जब छाया पड़ती है तो उसे छाया भाव कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा तिरोभाव, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक राग को गाते समय, ठीक है, गाते समय ही जब आप किसी अन्य राग को दिखाने लगते हैं तो उस पर किसी अन्य राग की जब छाया पड़ती है, पहुंच जाते हैं, तो उसमें आप तिरोभाव दिखाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 तिरोभाव हो जाएगा। ग्राम राग किसमें गाए जाते हैं? प्रबंध, राग, जाति या गीति? तो ग्राम राग जो होते हैं वो गीति में गाए जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा गीति। गीति के बारे में पूर्ण और विस्तृत जानकारी किस ग्रंथ में हमें मिलती है? गीति के बारे में पूर्ण और विस्तृत जानकारी हमें मिलेगी मतंकृत बृहद्देशी ग्रंथ में। बृहद्देशी ग्रंथ में हमें इसकी पूर्ण जानकारी मिलेगी बृहद्देशी ग्रंथ के रागा अध्याय के अंतर्गत। रागा अध्याय के अंतर्गत हमें जो है ग्राम राग गीति की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा गीति। कर्नाटक ताल प्रणाली में कितने अंग हैं? 4, 5, 6 या 7? इसका तो आपको सभी को आंसर पता होगा कि कर्नाटक ताल पद्धति में जो है प्रणाली में 6 अंग होते हैं, जिसे कि षाडांग की संज्ञा भी दी गई है। षाडांग, इसमें 6 अंग होते हैं, इसलिए इसे षाडांग की संज्ञा भी दी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा 6। संस्कृत में किसे प्रयोग विपुला स्वर के रूप में परिभाषित किया गया है? वादी स्वर, संवादी स्वर, विवादी स्वर या अनुवादी स्वर? संस्कृत में जो विपुला स्वर है इसे वादी स्वर के रूप में परिभाषित किया गया है। वादी स्वर को ही संस्कृत में विपुला स्वर कहते हैं। वादी स्वर को पाश्चात्य में सोनेंट स्वर के नाम से भी जानते हैं। सोनेंट स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इसकी बात करें कि इसको तमिल में किसके नाम से जानते हैं, तमिल में इसको इनई के नाम से जाना जाता है। इनई, ठीक है। वादी स्वर को पाश्चात्य संगीत में सोनेंट और तमिल संगीत में इनई की संज्ञा दी गई है। संवादी स्वर को तमिल में जो है किलई कहा गया है और विवादी स्वर को कहा गया है नाटपू और अनुवादी स्वर को कहा गया है
पगोई तमिल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वादी, कि संस्कृत के विपुला स्वर को जो है वादी स्वर के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि पौराणिक काल में कर्नाटक संगीत में कुल कितने ताल थे? 105, 102, 35 या 108? तो पौराणिक काल में कर्नाटक संगीत में कुल 108 तालें थीं। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 108 हो जाएगा। राग शब्द सबसे पहले किसने पेश किया था? मतंग मुनि ने, दत्तिल ने, भरत ने या शारंगदेव ने? तो जो राग शब्द है जिसको सबसे पहले जिन्होंने पेश किया वो थे मतंग मुनि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मतंग मुनि। मतंग मुनि ने किसकी रचना की हुई है? मतंग मुनि ने बृहदेशी ग्रंथ की रचना की हुई है। बृहदेशी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था अभी कि बृहदेशी ग्रंथ की रचना मतंग मुनि जी ने की गई है। दत्तिल ने दत्तिलम ग्रंथ की रचना की हुई है। दत्तिलम ग्रंथ की रचना की हुई है। भरत जी ने नाट्यशास्त्र की रचना की हुई है। आपको पता ही है कि नाट्यशास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि जी ने की हुई है और शारंगदेव जी ने की हुई है। और शारंगदेव जी ने जो है संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की हुई है। संगीत रत्नाकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा मतंग। अगला प्रश्न है टप्पे की खोज किसके शासनकाल में हुई? हुसैन सर की, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन खिलजी या जहांगीर? तो टप्पे की खोज जो है वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुई और इसकी खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो मोहम्मद शाह के समय में जो है शासनकाल में टप्पे की खोज जो है मोहम्मद नबी शौरी ने की है। मोहम्मद नबी शौरी, जिसे कि हम लोग शौरी मियाँ के भी नाम से जानते हैं, उन्होंने जो है टप्पे की खोज की हुई है। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा मोहम्मद शाह। प्रश्न है इनमें से कौन तबला और पखावज दोनों ही वाद्य में प्रवीण थे? अहमद जान थिरकवा, पंडित राम सहाय, कुदऊ सिंह या नाना पानसे? तो तबला और पखावज दोनों ही वाद्य के वादन में जो प्रवीण थे वो थे नाना साहब पानसे। ये जो है तबला और पखावज दोनों ही वाद्य को बजाने में इनको महारत हासिल थी। तो इसका सही आंसर जो है वो नाना साहब पानसे हो जाएगा। इनका घराना कौन सा है? तो इनका घराना भी जो है नाना साहब पानसे घराना ही इनका घराना है। इन्होंने नाना साहब पानसे घराने की जो है वो स्थापना की हुई है। नाना साहब पानसे, यहाँ मैं लिख देती हूँ नाना साहब पानसे। और कुदऊ सिंह जो है कुदऊ सिंह घराना इन्होंने बनाया हुआ है। कुदऊ सिंह का घराना, इन्होंने कुदऊ सिंह घराने की स्थापना की हुई है। पंडित राम सहाय ने जो है तबले के बनारस घराना की स्थापना की हुई है। और अहमद जान थिरकवा की अगर बात करें तो इन्हें चारों पार्ट के कलाकार हैं ये, यानी चारों पार्ट, यानी कि इन्होंने इनके जो 4 घराने, ये चारों घराने से संबंधित हैं। कौन से? फर्रुखाबाद। इनका जो मुख्य घराना है वो है फर्रुखाबाद इनका घराना है। लेकिन फर्रुखाबाद के साथ ही साथ ये जो है अजराना, दिल्ली और लखनऊ घराने के भी मुख्य कलाकार हैं। ये इन चारों ही घरानों के जो तबला वादन शैली है इसको ये अपने वादन में प्रयोग में लाते हैं, इसलिए इनको जो है चारों पार्ट के कलाकार के नाम से भी जाना जाता है। ये आंसर है ऑप्शन 4 नाना साहब पानसे। अगला प्रश्न है रोशन आरा बेगम जो कि पाकिस्तान से संबंधित हैं वो किस घराने से थीं? जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती थी, इन्होंने जो है किराना घराना, ग्वालियर घराना, आगरा घराना या पटियाला घराना, इन चारों में से किससे संबंधित हैं, किस घराने से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 किराना घराना। ये जो है किराना घराना से जो है इन्होंने तालीम प्राप्त की है। इनका घराना है किराना घराना, जो कि ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा किराना घराना। 15वां क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक मेल प्रणाली में तीव्र मध्यम की मदद से कितने मेल उत्पन्न होते हैं? 12, 24, 30 या 36?
तो कर्नाटक मेल पद्धति में जो है तीव्र मध्यम की मदद से कुल 36 मेल जो हैं वो उत्पन्न होते हैं तीव्र मध्यम से, और बाकी जो शुद्ध मध्यम से जो है शुद्ध मध्यम से जो है इससे भी 36 मेल उत्पन्न होते हैं। तो 36 और 36 दोनों मिला के जो है 72 मेल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 36। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाली एनवीएस परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर क्वेश्चंस में कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप इसके साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर मैं क्विजेज़ और PDF शेयर करती रहती हूं, और आने वाली जो एग्ज़ाम्स की जो नोटिफिकेशंस है उसको भी मैं वहां पर शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।